ईरान पर बॉम्ब बरसे, परमाणु ठिकाने निशाने पर आए और ट्रंप ने एक तरफा जीत का दावा कर दिया। लेकिन अब अमेरिका से एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने ट्रंप की पूरी रणनीति को ही फ्लॉप बता दिया है। इस नई रिपोर्ट में दावा है कि घायल ईरान पहले से ज्यादा घातक हो गया है और दुनिया पर परमाणु खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन तेहरान का कहना है कि वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। ट्रंप डील की बात कर रहे हैं और नेतन्याहू फिर हमले की चेतावनी दे रहे हैं। आखिर ट्रंप की डील कहां फंस गई और क्यों इतनी तबाही के बाद भी परमाणु संकट खत्म नहीं हुआ है? ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसा दावा किया है जिसने ट्रंप को तनाव दे दिया है और अमेरिकी सेना के सारे दावों की हवा निकाल दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सीधा और साफ दावा है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान पहले से कहीं ज्यादा घातक और खतरनाक हो चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि ईरान की ये पारंपरिक ढाल जैसे ही टूटी, ईरान ने अपनी पूरी ताकत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर झोंक दी। नतीजा यह हुआ कि ईरान अब इतिहास में पहली बार परमाणु बम बनाने के सबसे करीब पहुंच चुका है। पहले दुनिया को पता था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की गतिविधियां किन ठिकानों पर चल रही हैं, किन सुविधाओं पर निगरानी रखी जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां किस किस जगह पहुंच सकती हैं। लेकिन अब जब कई ठिकाने क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, तो खतरा यह है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बचा हुआ हिस्सा अब और ज्यादा गोपनीय हो गया है और अब वो हर तरह की निगरानी से भी बाहर है। तो ट्रंप 4 चरण की योजना बनाकर ईरान के साथ डील चाहते हैं, लेकिन अब समझिए कि ये डील अटकी कहां है और ट्रंप का 4 चरण वाला समझौता अभी किस मोड़ पर फंसा हुआ है। ट्रंप का इस 4 चरण के डील प्लान का पहला और सबसे अहम पड़ाव है पश्चिम एशिया में तनाव कम करना। इसके लिए तुरंत युद्ध विराम लागू करना ताकि नए मोर्चों को पूरी तरह बंद करके तनाव को कम किया जा सके। डील का दूसरा चरण सीधे ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत दुनिया की लाइफलाइन यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोला जाएगा ताकि समुद्री व्यापार और तेल की सप्लाई फिर से बहाल हो सके। तीसरे चरण में ईरान को बड़ी आर्थिक राहत देने की तैयारी है, जहां प्रतिबंधों को हटाकर सीज हुई संपत्ति को मुक्त किया जाएगा और ईरान के तेल निर्यात का रास्ता साफ होगा। लेकिन असली पेंच फंसता है इस चौथे चरण में, जहां यूरेनियम संकट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह लगाम लगाने और उसके न्यूक्लियर ठिकानों को सख्त निगरानी की शर्त पर आकर यह डील अटक गई। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा कि पिछले कुछ दिनों से बातचीत आगे नहीं बढ़ी है और दोनों पक्ष अभी भी प्रस्तावों पर मंथन ही कर रहे हैं। अरागची ने यह भी कहा कि अमेरिका के हर हमले का दुगनी ताकत से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन इस बातचीत में अब सबसे बड़ा रोड़ा लेबनान का मोर्चा बन गया है। ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट और समुद्री व्यापार को लेबनान की लड़ाई से अलग रखना चाहते हैं, लेकिन इजराइल अभी भी लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है और बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो लेबनान से हिजबुल्लाह के पूरी तरह सफाई से पहले नहीं रुकेंगे। और अब देखिए इस डील पर सबसे बड़े संकट की वजह क्या है और ईरान का यूरेनियम कहां छिपा है। पहाड़ों को चीरकर सैकड़ों मीटर नीचे सुरंगों में छिपे हैं ईरान के वो परमाणु ठिकाने जहां IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 440 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम बारूद छिपा कर रखा गया है। और ये पहाड़ के नीचे काट कर बनाए गए परमाणु ठिकाने कितने ज्यादा यहां पर सीक्रेट हैं, आप इनका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यहां पर बहुत ज्यादा नीचे गहराई में इनको बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के यूरेनियम का सबसे बड़ा हिस्सा इस्फहान परमाणु परिसर में हो सकता है, लेकिन ये एक जगह नहीं होगा। IRGC ने इसे कई अलग अलग ठिकानों पर छिपाया हो सकता है। कुछ हिस्सा फोर्दो में हो सकता है, इसी तरह कुछ हिस्सा नातांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है। ट्रंप ईरान के इसी यूरेनियम को बाहर निकालने और उसे अमेरिका ले जाने की शर्त पर अड़े, लेकिन ईरान ने यूरेनियम पर बात करने से ही मना कर दिया है। ईरान की शर्त है कि पहले प्रतिबंधों से राहत मिले, उसके बाद ही कोई बात होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संसद की सुनवाई में दावा किया कि ईरान के खिलाफ उनका सैन्य ऑपरेशन यानी एपिक फ्यूरी अब समाप्त हो चुका है और अमेरिका अब ईरान के अंदर लगातार हमले नहीं कर रहा है। लेकिन अमेरिका के इस दावे के उलट इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर ये कूटनीतिक बातचीत नाकाम होती है तो अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई पर लौट आएंगे। और पुतिन के गढ़ में यूक्रेन ने महाविस्फोट करके सबको हैरान कर दिया है। यूक्रेन ने रूस की उस ताकत पर चोट की है जिसे छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था। वो ताकत है बाल्टिक फ्लीट। यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग में इकोनॉमिक समिट से ठीक पहले आसमान से बारूदी तबाही की बरसात की और इसके साथ ही जेलेंस्की ने FP सीरीज मिसाइल परीक्षण के साथ अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जंग की लपटें बाल्टिक तक फैल गई हैं और पुतिन को उनके ही घर में घेर लिया गया है।
यूक्रेनी सेना ने सेंट पीटर्सबर्ग के पास क्रोनस्टैड नेवल बेस पर रूस के बाल्टिक फ्लीट पर ड्रोन से सीधा हमला किया। इस हमले में रूस के आधुनिक गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट वॉयकी को निशाना बनाया गया, जिससे युद्धपोत में भीषण आग लग गई। यूक्रेन की FP7 बैलिस्टिक मिसाइल के दूसरे सफल टेस्ट को दिखाया गया। इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर के बीच है। यह मिसाइल लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से टारगेट तक पहुंच सकती है। यह करीब 150 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। पश्चिमी मिसाइलों की तुलना में FP7 बैलिस्टिक मिसाइल की लागत बेहद कम है। फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने के बाद से बाल्टिक सागर में नेटो का प्रभाव बढ़ा है। यूक्रेन के रूसी बाल्टिक फ्लीट पर हमले ने रूस की स्थिति को कमजोर कर दिया है। बाल्टिक फ्लीट रूस के लिए यूरोप के मुहाने पर एक बेहद रणनीतिक ताकत है। फ्लीट के जहाजों का असुरक्षित होना रूस की नौसैनिक ताकत के लिए एक बड़ा झटका है। और यूक्रेन युद्ध का विस्तार अगर हुआ तो रूस के निशाने पर यूरोप आ सकता है। यूरोपियन यूनियन इसे सबसे बड़ा खतरा मानता है। जब तक अमेरिका यूरोप की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ा था, तब तक यूरोप को ज्यादा चिंता नहीं थी। लेकिन अब ट्रंप के दूरी बढ़ाने से यूरोप की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि अब अगर जंग छिड़ी तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अमेरिका तुरंत सहयोग के लिए आएगा। इसीलिए कभी जंग जारी रखने पर अड़े यूरोपीय देश समझौते पर जोर दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की को मनाया जा रहा है, लेकिन क्या यूरोप बिना अमेरिकी सहयोग के रूस के साथ समझौता कर पाएगा? इसीलिए हेडलाइन अब यह है कि यूरोप के देश यूक्रेन रूस के बीच समझौता कराना चाहते हैं। समझौते के लिए हंगरी में वार्ता शुरू कराने का प्रस्ताव रखा गया है। हंगरी के नए राष्ट्रपति पीटर मैग्यार ने कहा है कि हंगरी निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकता, लेकिन कूटनीतिक सहयोग के लिए तैयार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संकेत दिए हैं कि वो पुतिन से सीधी वार्ता कर सकते हैं। कीव ने कहा है कि वो किसी भी तरह की कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए तैयार है। अगर पुतिन से आमने सामने बात करनी पड़े तो इस पर भी ज़ेलेंस्की सहमत है। 29 मई 2026 को रूसी ड्रोन रोमानिया के गलाती शहर पर गिरा। रोमानिया की रिपोर्ट है कि 28 बार रूसी ड्रोन उसके वायु क्षेत्र में घुस चुके हैं। सितंबर 2025 में पोलैंड के अंदर 20 ड्रोन पहुंचे। मोल्दोवा में 34 से ज्यादा बार रूसी ड्रोन ने घुसपैठ की है। बाल्टिक देश रूसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का शिकार हो रहे हैं। विमानों के GPS जाम किए जा रहे हैं। अरब युद्ध के बाद यूरोप के देशों की ऊर्जा आपूर्ति बाधित है। रूस से मिलने वाले गैस तेल की खरीद पहले ही घटा दी गई है। अब यूरोप के हंगरी, रोमानिया जैसे छोटे देश EU पर रूसी एनर्जी खरीदने का दबाव बढ़ा रहे हैं। इन देशों को बीते 1 महीने से रूसी तेल नहीं मिला है। 1 महीने बाद द्रुजबा पाइपलाइन से तेल आपूर्ति बहाल हुई है। अगर रूसी कच्चा तेल इन देशों को नहीं मिलता है तो इनकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। और इजराइल लेबनान से हिजबुल्लाह के सफाई के अभियान में शामिल है। इजराइल हमास की तरह ही हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने का मिशन चला रहा है। अमेरिका शुरुआत में तो इस मसले पर इजराइल के साथ था, लेकिन अब हालात अलग है। अमेरिका ईरान में शांति वार्ता चल रही है और ईरान की शर्त है कि लेबनान में भी हमले पूरी तरह से रुकने चाहिए। अब इजराइल का लेबनान मिशन अमेरिका की ईरान कूटनीति को संकट में डाल रहा है और इसी वजह से ट्रंप गुस्से में है और अमेरिका इजराइल का समीकरण बिगड़ गया है। इजराइल के अभियान से अमेरिका चिंता में है। अमेरिका को ईरान से बात बिगड़ने का डर है, क्योंकि लेबनान में युद्ध विराम ईरान की अहम शर्त है। अमेरिका इसीलिए इजराइल को रोक रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही संसद में एक बहुत बड़ा करारा झटका लगा है। अमेरिकी कांग्रेस यानी सेनेट ने ट्रंप की युद्ध शक्तियों पर कैंची चला दी। यानी अब ट्रंप ईरान के खिलाफ बिना संसद की मर्जी के युद्ध नहीं छेड़ पाएंगे। ट्रंप के लिए सबसे शर्मनाक बात यह रही कि उन्हीं की पार्टी के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया। मिशिगन से सांसद टॉम बैरेट, ओहायो से सांसद वॉरेन डेविडसन, पेंसिल्वेनिया से सांसद ब्रायन फिट्जपैट्रिक और केंटकी से सांसद थॉमस मैसी। और किम जोंग उन ने परमाणु बम बनाने की नई फैक्ट्री चालू कर दी है, जिससे किम जोंग उन दुनिया को सीधी चुनौती दे रहे हैं। तो क्या न्यूक्लियर बॉम्ब का नया प्लांट तबाही का नया अल्टीमेटम है, या फिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट है?